हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट का आपको पता है, आपने जैसे अपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि ये दो पंप्स हैं अगर देखा जाए तो। एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट। राइट साइड पे आप ये ना समझिएगा कि मैं दो हार्ट कह रहा हूँ कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, बल्कि जो हमारा हार्ट है इसकी दो साइड्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट साइड है उसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है, और जो लेफ्ट है इसमें हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम में आप सबको पता है ब्लड एक्यूमुलेट होता है फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, और वहाँ से उसको राइट वेंट्रिकल में पंप किया जाता है। थ्रू राइट वेंट्रिकल ये जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके ब्लड की, और फिर ये वापस आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर पुश किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज़ पुश्ड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये एक जनरल से मैंने आपको बता दी कि हार्ट किस में कितने चैम्बर्स होते हैं। ये हम अनाटॉमी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा बेसिक कंसर्न जो है वो फिजियोलॉजी के साथ ही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, और जो मसल्स हैं वो उनमें एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। जो हमारे पास हार्ट है इसमें तीन तरह के मसल्स होते हैं, याद रखिएगा। एक होते हैं एट्रियल मसल्स, एक होते हैं वेंट्रिकुलर। एट्रिया में आपको पता है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, एंड वेंट्रिकल में भी आपको पता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो थर्ड टाइप होती है वो हमारे पास कंडक्टिव फाइबर्स की होती है। अब इन कंडक्टिव फाइबर्स का बहुत अहम रोल होता है, ये हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साथ साथ हम जो है डिस्कस करते जाएंगे। कंडक्टिव फाइबर्स में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हमारे परकंजी फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ हिज होता है, जिस ये तमाम फाइबर्स जो होते हैं इनमें कंडक्शन की कैपेसिटी होती है ताकि ये आयंस वगैरह को थ्रू द आयनिक चैनल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें, और उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल हैं अ, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी जो है वो हार्ट पंप करेगा। अब यहाँ पे काबिले गौर बात ये है, आपने याद रखना है कि हमारे पास तीन जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे मसल्स दिए हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद हो रही होती है। यानी कि देखें, जब आपने अपने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है तो आप सोचते हैं, आप एक स्टिमुलस उसको देते हैं। लेकिन जब आपका हार्ट पंप कर रहा होता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता। ये अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है कि हार्ट खुद ब खुद पंप कर रहा होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें खुद ब खुद जो है एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है। एक तो हार्ट हो गया, दूसरा इस तरह के मसल्स आपके पास होते हैं आपके जीआईटी में जहाँ पे पेरिस्टालसिस हो रही होती है ताकि आपका खाना खुद ब खुद जो है वो डाइजेस्ट हो रहा हो। और तीसरा जो होता है वो रिस्पायरेटरी सेंटर में होता है ताकि आपके लंग्स खुद ब खुद जो है वो इनहलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट कर सकें। सो कमिंग टुवर्ड्स द एक्शन पोटेंशियल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है वो स्केलेटल मसल में किस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ रखा होगा। फिर भी हम जो है उसको भी एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। लेट मी सी वेयर इज द पेन। ओके। सो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग जो है अभी हमारा टॉपिक नहीं है। इसको अगर हमने रिस्पायरेशन का जो सेंटर हुआ, अगर हमने उस पर सेशन लिया तो हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। स्केलेटल मसल में अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले डीपोलराइजेशन होती है, और उसके बाद रीपोलराइज होती है। रीपोलराइजेशन के बाद आपकी जो वेव है ये हाइपर रिपोलराइजेशन की तरफ जाती है, इसमें कोई प्लेटो फेज नहीं होता। अब डीपोलराइजेशन कैसे होती है, जैसे ही सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करेंगे तो जो सेल के अंदर की नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी और एक मैक्सिमम लेवल अचीव करेगी जो कि +20 मिली वोल्ट तक हो सकता है। +20 मिली वोल्ट तक जाकर ये सोडियम चैनल्स जो हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और वहाँ से ओपन होते हैं आपके
कैल्शियम चैनल, ये सॉरी पोटेशियम चैनल। तो जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं, जब पोटेशियम दोबारा से लीक आउट करता है, तो उससे वापस सेल के अंदर जो है हमारे पास नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है, और आपका जो है वो कर्व डाउनवर्ड आती है, और दोबारा से आपका सेल जो है वो रिपोलराइजेशन की तरफ आ जाता है, और इतना ज़्यादा पोटेशियम का एक्सचेंज होता है कि आपका जो सेल है वो हाइपर रिपोलराइजेशन की तरफ चला जाता है, हाइपर रिपोलराइजेशन की तरफ। इस हाइपर रिपोलराइजेशन को फिर दोबारा हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो सेट कर देता है। ये तो था स्केलेटल मसल में। अब हम हार्ट के मसल में बात करते हैं। कार्डिक मसल में बेसिकली हम अभी जो है पेसमेकर्स की बात नहीं करेंगे, हम जस्ट बात करेंगे हमारे वेंट्रिकल्स की। तो ये जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, तो इसमें हमारे पास 4 फेजेज़ होती हैं। एक को हम नाम देते हैं ज़ीरो फेज़, और उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड देन फेज़ 4। हम बारी-बारी जो हैं इन तमाम फेजेज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है अपस्ट्रोक, यानी कि फेज़ 1। फेज़ 1 में क्या होता है? एक्चुअली आपको पता होगा कि हमारे अंदर जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, उसका काम क्या होता है कि वो सोडियम आयंस को कॉन्टिन्यूअसली बाहर निकाल रहा होता है, और पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर आ रहे होते हैं। अब जबकि 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तो सेल के अंदर जो है सेल के अंदर जो है नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है। अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल तरह के जो हैं वो आयन चैनल्स होते हैं। जो हमारे पास फेज़ 0 है, उसमें हमारे पास जो इन्वॉल्व होते हैं आयन चैनल्स, वो होते हैं फास्ट सोडियम चैनल्स। फास्ट सोडियम चैनल्स का काम क्या होता है कि जैसे ही इन्हें इम्पल्स मिलता है फ्रॉम द एसए नोड और फ्रॉम द एवी नोड, ये हम इंशाल्लाह एसए नोड और एवी नोड क्या हैं आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही इन्हें इम्पल्स मिलती है, तो फ़ौरन से, क्योंकि ये वोल्टेज-गेटेड चैनल्स हैं, सोडियम फ़ौरन अंदर की तरफ रश करेगा। अब जैसे ही सेल के अंदर सोडियम आता जाएगा, तो सेल की जो नेगेटिविटी है, ये कन्वर्ट होती जाएगी पॉजिटिविटी में, और ये जो हमारे पास -80 का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब ये चला जाएगा तकरीबन +20 मिलीवोल्ट्स के पास। तो हमारे पास यहाँ सोडियम की वजह से +20 मिलीवोल्ट का जो है वो पोटेंशियल जनरेट हो गया, और इसको हमने कहा कि हमारे पास जो है वो डीपोलराइजेशन हो गई। अब जैसे ही ये +20 मिलीवोल्ट को अचीव करेगा, तो क्या होगा कि सोडियम चैनल जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और जो पोटेशियम चैनल हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से क्या होगा कि जो पोटेशियम है वो सेल से बाहर निकलने लगेंगे, फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब जैसे ही वो पोटेशियम सेल से निकलेगा, तो क्या होगा कि दोबारा अंदर जो है वो नेगेटिविटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और जिसको आप कहते हैं फेज़ 1। ये आप यहाँ पे एक रैपिड कर्व देख रहे होंगे। आपको मेरा रेड मार्कर नज़र आ रहा है? चैट में अगर कोई रिस्पॉन्स कर दे येस और नो। ओके, गुड। ठीक है, तो फेज़ 0 में क्या हुआ हमारे पास कि सोडियम अंदर आए, हमने पॉजिटिव जो है वो पोटेंशियल जनरेट कर लिया। अब क्या हुआ कि सोडियम चैनल क्लोज हो गए हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हुए हैं। अब पोटेशियम चैनल की वजह से जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर की तरफ लीक कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इनके लीकेज की वजह से हमारे पास दोबारा से थोड़ा सा पोटेंशियल नीचे की तरफ आया। आप यूँ कह सकते हैं कि +10 या फिर जो है वो 0 मिली वोल्ट के तक जो है ये ड्रॉप करेगा। अब जैसे ही ये ड्रॉप करता है, तो इसी असना में
हमारे पास एक और तरह के चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स जो हैं यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब क्या होगा कि पोटेशियम जो है चैनल, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जा रहा है और कैल्शियम आयन जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है और एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कुछ देर के लिए एक स्टैटिक सा फेज आ जाएगा। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्टैटिक फेज, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्डिक मसल्स में, क्योंकि ये 15 टाइम्स मोर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कार्डिक मसल्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटो फेज। प्लेटो फेज को हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्लेटो फेज में क्या है कि हमारे पास पोटेशियम आयन जो है वो सेल से बाहर जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है, वाई पोटेशियम चैनल ओपन इन पॉजिटिव पोटेंशियल नॉट इन द नेगेटिव पोटेंशियल। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इंशाल्लाह इसको हम जो है वो ग्रुप में डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा जो है मैं अपना ये लेक्चर जो है कंप्लीट कर लूँ, इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो प्लेटो फेज में हमारे पास क्या था कि हमारे जो पोटेशियम आयन चैनल्स थे, पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा नेगेटिविटी जनरेट हुई। तो इसी दौरान जो है हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए। अब कैल्शियम चैनल ने क्या किया कि वो बाहर से कैल्शियम को अंदर की तरफ लेके आ रहा था। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है, पोटेशियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है। इसकी वजह से एक तरह का हमारे पास ऐसा फेज आता है जिसमें हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है। ये तकरीबन 0.2 सेकेंड्स के लिए हमारे पास एक प्लेटो फेज आता है और इसको हम फेज 2 से डिनोट करते हैं। 0.2 सेकेंड्स के बाद क्या होता है कि ये कैल्शियम चैनल्स जो हैं अब इनकी बस हो जाती है और ये भी जो है वो क्लोज हो रहे होते हैं, जबकि पोटेशियम आयन चैनल्स जो हैं वो स्टिल ओपन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फेज 3 आता है कि पोटेशियम आयन चैनल के ओपन होने की वजह से पोटेशियम आयन जो है अब वो कॉन्टिन्यूसली सेल से बाहर लीक आउट कर रहा है। अब पोटेशियम आयन के सेल से बाहर जाने की वजह से जो है दोबारा से हमारे पास कर्व डाउनवर्ड आती है और जो पोटेंशियल है हमारा वो दोबारा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। अब ये पोटेंशियल हमारा नीचे आ रहा है, इसको हम थर्ड फेज कहते हैं। और थर्ड फेज में हमारे पास टिल द थर्ड फेज हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। इसी थर्ड फेज के बाद हमारे पास फिर फोर्थ फेज आता है। उस फोर्थ फेज में क्या होता है, क्योंकि यही पोटेशियम लीक आउट हो रहा होता है, तो दोबारा से हम जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं। देन अगेन जो है हमारा एस ए नोड या फिर हमारा ए वी नोड जो है वो इम्पल्स फायर करता है और उस इम्पल्स फायर करने की वजह से दोबारा से हम फेज ज़ीरो में आ जाते हैं और सोडियम चैनल दोबारा ओपन होते हैं और दोबारा से सेल जो है वो डीपोलराइजेशन की तरफ आता है। लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ, फेज वन हुई। फेज वन में सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम सेल के अंदर आया, जिसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया। इस पॉजिटिव पोटेंशियल के जनरेट होने पर सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो गए, क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो चैनल्स होते हैं ये वोल्टेज गेटेड होते हैं और वोल्टेज स्पेसिफिक होने की वजह से ये 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो फिर यही वजह होती है कि ये फ़ौरन से खुलते हैं और फ़ौरन से ही क्लोज हो जाते हैं। और सोडियम के चैनल्स तो वैसे भी हम इनको नाम ही यही देते हैं कि ये फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं। ऑल्दो कैल्शियम के भी थोड़े फास्ट होते हैं, लेकिन एज़ कंपेयर टू द सोडियम वो क्योंकि इतने तेज़ नहीं होते, तो हम उनको स्लो कैल्शियम चैनल्स कहते हैं एज़ कंपेयर टू द सोडियम चैनल्स। अच्छा, फेज़ ज़ीरो में हमारे पास क्या हुआ, सोडियम अंदर आया, पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ। फेज़ वन में हमारे पास पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से दोबारा ड्रॉप आया। फेज़ टू में हमारे पास प्लेटो फेज़ आई ड्यू टू द कैल्शियम
एंड देन जब कैल्शियम में ड्रॉप आया कैल्शियम चैनल के क्लोज होने की वजह से, तो पोटेशियम की दोबारा लीक आउट होने की वजह से हमारे पास जो है एक कॉन्टिन्यूस ड्रॉप दोबारा आया। और इसको हमने फेज़ 3 का, और फेज़ 4 में भी जो है हमारे पास यही चलता रहा, और हमने दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको अचीव कर लिया। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली अपना कैमरा जो है वो क्लोज कर दें। चलेंगे। अब हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। फेज़ 0, अगर आप इसकी मतलब स्लाइड की स्क्रीनशॉट वगैरह को लेना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, एक्साइटेबल टिश्यू। वो एक्सटर्नल स्टिमुलस आपके पास आएगा एसए नोड या फिर एवी नोड से। इस पेस मेकर को इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसने क्या किया, ओपन द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। सोडियम आयन चैनल जो है वो हमारा ओपन हुआ। सोडियम आयन जैसे ही एंटर हुआ डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, क्योंकि आपको पता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है वो अगेंस्ट द केमिकल ग्रेडियंट काम कर रहा होता है और सोडियम को बाहर फेंक रहा होता है सेल से। अब जैसे ही हमारे पास चैनल ओपन हुआ है तो सोडियम अ, अचानक से जो है फौरन अंदर की तरफ रश करेगा। इंटरसेल्युलर मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइज द मेम्ब्रेन, इससे मेम्ब्रेन हमारे पास डीपोलराइज होगी। और इंक्रीज द मेम्ब्रेन कंडक्टेंस टू द सोडियम आयन, सोडियम आयन अंदर आता जाएगा यहाँ तक कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो +30 मिली वोल्ट या फिर +20 मिली वोल्ट इसके नज़दीक हो जाएगा। ओके, फेज़ 1 हमारे पास था अर्ली रिपोलराइजेशन का फेज। फॉलोइंग फेज़ 0, फेज़ 0 के बाद हमारे पास क्या हुआ, मेम्ब्रेन रिपोलराइज रैपिडली एंड ट्रांजिएंटली टू ऑलमोस्ट 0 मिली वोल्ट। ये +10 से 0 मिली वोल्ट के दरमियान तक हमारा जो है दोबारा ड्रॉप आ जाता है बिकॉज ऑफ द इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम आयन चैनल एंड साइमल्टेनियस ट्रांजिएंट इंक्रीज इन आउटवर्ड पोटेशियम करंट्स। अब जैसे कि हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था कि सोडियम आयन चैनल जो है अब ये पॉजिटिव जब पोटेंशियल आ जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और इसके क्लोज होने पर जो है हमारे पास पोटेशियम आयन चैनल जो है ये ओपन हो गया। अब पोटेशियम आयन चैनल के ओपन होने की वजह से पोटेशियम बाहर जा रहा है और एक रैपिड ड्रॉप हमारे पास आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये रैपिड ड्रॉप आता है तो कैल्शियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो इसको सेंस करता है और कैल्शियम के जो चैनल्स हैं उसको ओपन कर देता है। तो वही हमारे पास बन जाता है फेज़ 2। फेज़ 2 में हमारे पास प्लेटो फेज भी हम इसको कहते हैं। और क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल तकरीबन जो है 0 मिली वोल्ट के करीब करीब रहता है फॉर रिलेटिवली प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन जो है तकरीबन 0.2 से 0.3 जो है सेकंड्स का हो सकता है। Okay, a balance between slow inward calcium and outward potassium currents mediates the plateau phase। आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एक कुछ वक्त के लिए एक स्टैटिक सा फेज हमारे पास आ जाता है। और याद रखिएगा कि ये फेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फेज ना आए, कैल्शियम अंदर ना आए, तो फिर कार्डिक मसल जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। क्योंकि कार्डिक मसल जो है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वेल डिवेल्प्ड नहीं होता। जो स्केलेटल मसल होते हैं अगर आपको याद हो तो स्केलेटल मसल में वेल डिवेल्प्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और जैसे ही आपके टी ट्यूब्यूल्स की वजह से उसको स्टिमुलस मिलता है तो वो कैल्शियम आयंस को सेल के अंदर रिलीज करता है, और उसकी वजह से वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने की वजह से जो कैल्शियम है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन को कैरी आउट करवाता है। लेकिन कार्डिक मसल्स में ये है कि इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते। इसलिए अल्लाह ताला के एक देखें कैसे शानदार कुदरत है कि जहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है इतना प्रॉपर्ली डेवलप्ड लेकिन हमें कैल्शियम भी चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलरली ठीक-ठाक कैल्शियम पड़ा हुआ है, और हमारे पास ऐसे वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी हैं कि जो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम को सेल के अंदर आने देते हैं। यही कैल्शियम के जो आयन्स हैं, जब ये अंदर आ जाते हैं और ये फिर आगे फर्दर स्टिमुलेट भी करते हैं सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम को कि भई हम खुद भी अंदर आ गए हैं, तुम भी अपनी तरफ से कैल्शियम निकालो। तो जब
दोनों तरफ से कैल्शियम आता है, तो वो फिर एक्टिन मायोसिन जो चेन्स हैं, आपको पता होगा कि स्केलेटल मसल में कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसी तरह यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगी कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स और ट्रोपोनिन इनके साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर एक फेज़ आएगा कि कैल्शियम को रीअपटेक कर लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन से हम वापस रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ सा मैंने समझा कि आपको लाजमी बताऊं कि प्लेटो फेज हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो प्लेटो फेज के बाद हमारे पास आता है फेज 3, रिपोलराइजेशन का फेज। इसमें क्या होता है कि अब कैल्शियम चैनल जो है वो इनएक्टिवेट हो गया है, लेकिन जो पोटेशियम चैनल है ये अभी भी ओपन है। इंक्रीज इन आउटवर्ड potassium current through potassium channels produce a net outward movement of positive charge and repolarization of the membrane। अब पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका पोटेशियम आयन जो है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव आयन है, जब ये सेल से बाहर जाएगा तो दोबारा से आप जो है सेल के अंदर नेगेटिविटी अचीव कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास फेज 4 आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स रिमेन एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंटिल द सेल इज स्टिमुलेटेड अगेन। अब ये जो फेज है दोबारा से अचीव हो गया, फेज 4, जो बिल्कुल हमारे पास शुरू में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। एक्चुअली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब आपके पास कोई वोल्टेज गेटेड या फिर कोई किसी इम्पल्स की वजह से, किसी स्टिमुलस की वजह से कोई और गेट ओपन ना हो, और नेचुरली जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो काम कर रहा है, उसकी वजह से आपके पास जो भी पोटेंशियल जनरेट होता है सेल के अंदर, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इन केस ऑफ वेंट्रिकल्स ये -85 टू -90 और समटाइम्स -80, तकरीबन इतने मिली वोल्ट्स का होता है हमारे पास। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो आप सबको जो है वो समझ आई होगी, और किसी न किसी हद तक मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। कुछ चीज़ें जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, एक तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एट्रिया होते हैं ये हमारे पास वीक पंप होता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एट्रिया जो है ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ना भी कर सके, तब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी जैसे ही वॉल्व ओपन होंगे, तो एट्रिया से खुद ब खुद जो है ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तकरीबन मोर देन 70% जो है हमारे पास आ जाते हैं। मोर देन 70% ब्लड जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ही हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास वेंट्रिकल हैं ये हमारे मेन पंप्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी में वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो जाए, एरिथमिया कहते हैं कि हमारा जो कार्डिक मसल है वो एक रिदम से पंप कर रहा होता है ब्लड को, यानी कि आप देखते हैं कि आपकी हार्ट बीट एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आ रही होती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी में ये स्पेसिफिक इंटरवल डिस्टर्ब हो जाए, तो हम इसको कहते हैं एरिदमिया, यानी कि अब उसका रिदम जो है वो खराब हो चुका है। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी में वेंट्रिकुलर एरिथमिया आ जाए, तो उसके जो है मौत के चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वेंट्रिकल्स ने अगेंस्ट द ग्रेविटी भी पंप करना है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस भी करना है, और इसी की वजह से तमाम तर हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड जाया करता है। तो इसलिए वेंट्रिकल्स का रोल जो है वो एज़ कम्पेयर टू एट्रिया वो बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे पास हार्ट है वो एज़ अ होल सिंसिटियम के तौर पे काम करता है। अब सिंसिटियम की टर्म मैं समझता हूँ आप सबको पता होगा बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, फिर भी मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। सिंसिटियम कहते हैं जब बंडल ऑफ मैनी नर्व फाइबर्स जो हैं जब वो एक ही इम्पल्स के अंडर जो है वो काम करें। यानी कि आपको हर फाइबर को स्टिमुलेट करने के लिए अलग से इम्पल्स ना देनी पड़े, बल्कि अगर आप एक सिंगल इम्पल्स दे दें, तो वो अपने नेबरिंग जो फाइबर्स हैं, उनको खुद ब खुद स्टिमुलेट कर दें। तो इसको हम कहते हैं कि सिंसिटियम, यानी कि वो पूरा एक ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। तो हार्ट जो है हमारा, इसमें 2 सिंसिटियम्स होते हैं, एक एट्रियल सिंसिटियम और एक वेंट्रिकुलर सिंसिटियम। जैसे ही एट्रिया स्टिमुलेट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसए नोड, तो
वो इम्पल्स जो है पूरे के पूरे एट्रिया में, आइदर इट इज़ राइट एट्रिया और लेफ्ट, वो उसमें जो है इम्पल्स पहुँचा देता है। और जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकुलर स्टिमुलेशन आती है थ्रू द एवी नोड और थ्रू सम अदर इम्पल्स, आप कह लें, अगर खुदा न खास्ता एरिथमिया हो रहा है या फिर करंट ऑफ इंजरी आ रहा है, तो कहीं और से भी आपके पास इम्पल्स आ सकती है। इसको भी इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। तो जो है वेंट्रिकुलर सिंसिटिया जो है इस तरह काम करता है कि एक वेंट्रिकल को अगर आपने स्टिमुलेट किया उसके चंद फाइबर्स को, तो वो खुद ब खुद बाकी के फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देगा। और ये कैसे होता है कि हमारे पास सेल्स के दरमियान गैप जंक्शंस होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क, जिसके अंदर गैप जंक्शंस हैं। और गैप जंक्शंस जो हैं वो बहुत रैपिड जो हैं वो आयंस के फ्लो को अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्पल्स जो है वो बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लेती है। अगर हम बात करें कि परकिंजी फाइबर्स में हमारे पास ट्रैवलिंग का क्या रेट होता है, तो वो होता है 4 मीटर पर सेकंड। और अगर एट्रिया और वेंट्रिकुलर की बात करें, तो ये तकरीबन 0.3 मीटर टू 0.5 मीटर पर सेकंड होता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड एक्चुअली वो पीरियड होता है कि जब आपके पास अगर कोई इम्पल्स आ भी जाए, तो भी आप नई इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाते। यानी कि आपका अगर सेल पहले ही डीपोलराइजेशन फेज में है, तो वो अब डीपोलराइजेशन फेज को छोड़कर दोबारा से रीपोलराइज में नहीं जाएगा, या अगर वो रीपोलराइज में है तो वो ये नहीं होगा कि अपने साइकिल को वो खत्म कर दे। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है कि लेट्स सपोज आपने यहाँ -80 पर आपको इम्पल्स आई और आपने जनरेट किया +30, और फिर एक डाउनवर्ड आए फेज, और आप यहाँ पर आ गए तकरीबन, आप एज्यूम कर लें, -50 मिलीवोल्ट। ये सारा वो पीरियड है कि इसके दरमियान जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आपके पास दोबारा आ जाए, आपका जो सेल है, आपका ये जो मसल है, अपना साइकिल पूरा करने के बाद ही अगली इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करेगा। जितनी मर्ज़ी हैवी इम्पल्स आ जाए, अगर वो फ़ेज़ 2 में है, वो फ़ेज़ 2 को लीव नहीं करेगा। अगर वो फ़ेज़ 1 में है, वो फ़ेज़ 1 को लीव करके या वो फ़ेज़ 0 में है, तो वो फ़ेज़ 0 को लीव करके दोबारा शुरू से नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी फ़ेज़ को कंटिन्यू ही रखेगा। लेट्स सपोज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ कि खुदा ना ख़ास्ता कि हमारे पास जो है इम्पल्स आती है, एट्रिया के लिए फ्रॉम द एसए नोड। अब एसए नोड का जो फायरिंग रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जानते हैं कि नॉर्मली हमारी हार्ट बीट जो है वो 60 टू 100 अगर बीट्स पर मिनट है, तो हम इसको नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता एसए नोड में कोई ख़राबी होती है और वो इतने ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट करने लग जाता है कि वो 300 टाइम्स पर मिनट जनरेट करता है, तो फिर तो हमारे एट्रिया को बार बार स्टिमुलेट किया जाएगा। और एट्रिया को तो तब भी इम्पल्स मिलेगी जब वो फेज़ 2 में, या फिर वेंट्रिकल को तब भी मिल सकती है जब वो फेज़ 1 में हो। तो तब ऐसा नहीं होता कि हमारा जो वो मसल फाइबर है या वो जो मसल है, अपने उस फेज़ को छोड़कर दोबारा से -80 की तरफ आ जाए। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, कि इस तमाम पीरियड में जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आपके पास आ जाए, आपका जो सेल है वो अपना साइकिल जारी ही रखेगा। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, जो कि तकरीबन फेज़ 3 के मिड से फेज़ 4 तक जाता है हमारे पास। कि अगर इस फेज़ में हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ जाए, तो आपका फाइबर क्या करेगा कि वो यहाँ से, बजाय इसके कि वो नीचे आए और अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव करे, वो यहाँ से दोबारा एक इम्पल्स जनरेट करेगा और दोबारा प्लेटू फेज़, और दोबारा, और अगर वो इम्पल्स है तो यहाँ से वो फिर उठ जाएगा, एंड अगेन। तो उम्मीद है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को आपने समझ लिया होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड है कि जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आपके पास आ जाए, आपका जो सेल है वो अगली
एक्शन पोटेंशियल को दोबारा जनरेट नहीं करेगा, और ये आपके फेज़ 0 से लेके तकरीबन फेज़ 3 तक चलता है। और उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आए, तो ही ऐसा होगा कि आपका जो सेल है, जो मसल फाइबर है, वो दोबारा से एक्शन पोटेंशियल को अचीव करे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंप्लीटली अचीव नहीं करेगा, बल्कि कहीं समवेयर कहीं यहाँ से ही उठकर दोबारा से +20 +30 और दोबारा से अगेन जो है एक नई वेव जो है वो जनरेट करेगा। तो ये आज का था सेशन, और इसमें हमने जस्ट एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस किया है। इसमें से काफ़ी बातें आपको स्केलेटल मसल की वजह से पता होंगी। एक प्लेटू फेज़ इम्पोर्टेंट था जिसको हमने कोशिश की है कि अच्छे से डिस्कस करें। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ आई है तो काइंडली जो है चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाई करें। एनीवन? ओके। अ, चलें ठीक है, फिर यहाँ पर आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको समझने और मुझे समझाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम अपने इल्म को इस तरह से पढ़ें कि ना सिर्फ़ हम अपना भला कर सकें बल्कि इंसानियत की खिदमत भी कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।